गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं आज आपके सामने क्लास 12 का एक चैप्टर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण लेकर आया हूं और इस क्लास के साथ ही पॉलिटिकल साइंस 12 क्लास के लिए आज समाप्त हो जाएगा। 12 क्लास का आज लास्ट चैप्टर है ये वैश्वीकरण। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण को शुरुआत करने से पहले कुछ चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, पिक्चर के माध्यम से, कि देखिए वैश्वीकरण क्या है। आप लोग एक कहावत सुने होंगे, पूरी दुनिया मुट्ठी में। आजकल का जो स्लोगन है, पूरी दुनिया मुट्ठी में कैसे है, आप बताइए। ये इसलिए कि आप लोग सुने होंगे कि अरस्तु कहते थे, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन नाम का एक ऐसा चीज आया, पूरा वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ये समाजीकरण, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसमें ऐसे ऐसे आविष्कार हुए, टेक्नोलॉजी आया कि ये पूरा दुनिया मुट्ठी में ऐसा आ गया है आपके पास कि बिना किसी व्यक्ति से बात किए हुए भी आप महीनों रह सकते हैं। आप गौर करिए कि अगर आपको एक बंद मकान में, एक मकान में बाहर से पूरा नजर बंद कर दिया जाए और आपके पास एक मोबाइल दे दिया जाए इंटरनेट के साथ, तो आप एक महीना खुशी खुशी रह सकते हैं उसमें, क्योंकि आप पूरा दुनिया से जुड़े हुए हैं। किसी आदमी से बात नहीं करके भी पूरा दुनिया से जुड़े हुए हैं। और यही है वैश्वीकरण का जादू है। ये भूमंडलीकरण उसका पर्यायवाची कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन उसका इंग्लिश कह सकते हैं। यानी कि पूरे दुनिया को जोड़ना और सारी दूरियों को एक तरीके से, एक दूसरे व्यू से घटा देना। दूरियां घटी नहीं है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी आया है उससे दूरियां घट गई है। आज सोचिए थोड़ा सा, आज से बस मुझे याद है कि आज से 25 साल पहले ही, 25-26 साल पहले जब हम गांव जाते थे तो बैलगाड़ी से हम लोग को पहुंचाया जाता था गांव तक। और बैलगाड़ी पहले एक खबर दिया जाता था कि जाइए आ गया है, बैलगाड़ी से आइए। बैलगाड़ी कभी उसका कहीं पहिया खराब हो गया, मतलब कि सिर्फ 5 किलोमीटर का दूरी तय करने में कभी कभी 5 घंटे लग जाते थे कि बैलगाड़ी आएगा, रास्ते में खराब हो गया, फिर बैलगाड़ी ठीक होगा। और आज 1000 किलोमीटर की दूरी भी घंटों भर में तैयार किया जा सकता है। मतलब 1 घंटे में आप यहां से मुंबई, यहां से दिल्ली जा सकते हैं। और पहले 5 किलोमीटर की दूरी बैलगाड़ी से जाने में 5 घंटा लगता था। तो ये वैश्वीकरण का जादू है कि पूरी दुनिया का जो दूरी है वो घट सा गया है। दूरी है उतना ही, लेकिन लगता है कि हम दूरी कुछ नहीं रहा। संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक आप जब चाहे तब जा सकते हैं और कम खर्च में भी जा सकते हैं। तो यही वैश्वीकरण का, इसमें चित्र के माध्यम से देखिए कि वैश्वीकरण का एक सीधा सा अर्थ है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक प्रवाह है, और वो किस चीज का प्रवाह है? पूंजी का, वस्तु का, आदमी का और श्रम का और विचारों का। इन सबों का जो प्रवाह है, यही है वैश्वीकरण। यहां देखिए, यहां पर पूरा वर्ल्ड का एक मैप दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया कि कौन सा कंपनी किस किस देश में चलता है। जैसे एसर है यहाँ पे, उसके बाद कैनन कैमरा का एक कंपनी है। पूरा का पूरा जितना सारा कंपनी है, बहुत सारा, वो सब कंपनी है। ये ऐसा क्यों दिखाया गया है? तो एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि एक व्यक्ति है, जॉन नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी बेटी को बर्थडे में उपहार देना चाहता है। बेटी कह रही है कि हम पापा इस बार बर्थडे में साइकिल लेंगे। वो पिताजी गए साइकिल खरीदने, तो वो चाहते हैं कि कम खर्च में भी आ जाए और मेरा पॉकेट पे ज्यादा भार भी नहीं पड़े और अच्छा साइकिल भी आ जाए। तो उसने जो साइकिल खरीदा बेटी के लिए, वो चाइना की कंपनी थी, चाइनीज था। अब आप सोचिए कि बना है चाइना में, चीन में बना है वो साइकिल, और बिक रहा है भारत में। यही है वैश्वीकरण। और आप बारबी डॉल सुने होंगे। बारबी डॉल, आज सारे बच्चे बारबी डॉल का फैन रहते हैं बचपन में। बारबी डॉल कहां की कंपनी है? बारबी डॉल अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका ने बनाया बारबी डॉल, अब पूरा दुनिया में चलता है हर जगह। तो वस्तुओं का प्रवाह दिख रहा है, और वस्तुओं का जब प्रवाह हुआ तो पूंजी का तो प्रवाह होगा ही। उसके बाद लोगों का भी प्रवाह होगा। एक लोग दूसरे जगह से जाएंगे, और उसका सबसे अच्छा अभी जो उदाहरण चल रहा है, हम लोग का जो 2-2.5 साल बर्बाद हो गया, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना को देख लीजिए। कोरोना जहां हुआ था, अगर लोगों का प्रवाह नहीं होता और ये भूमंडलीकरण, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता दुनिया का, तो कोरोना जहां हुआ था वहीं जाके खत्म हो जाता। लोग एक दूसरे जगह हमेशा आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का, पूंजी का, श्रम का। बस इसी कारण से पूरा दुनिया कोरोना से बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया 2.5 साल से 3 साल से।
तो ये वैश्वीकरण का कुछ हम आपको सकारात्मक पहलू भी दिखाए, नकारात्मक पहलू भी। तो वैश्वीकरण का यही है असर कि ये देखिए इस फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा कह रहा है कि पूरा संसार जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मतलब कि आज देखिए कैसे कनेक्टेड है कि 2G 3G 4G 5G जो आ रहा है नेटवर्क, वो पहले अमेरिका लॉन्च करता है, कभी चाइना लॉन्च करता है, कभी रूस लॉन्च करता है, और वो जैसे ही लॉन्च किया उसके बाद पूरा दुनिया उसको फॉलो किया। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो संचार क्रांति है, टेक्नोलॉजी है, यही फैलता है, पूरा दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, यही है वैश्वीकरण। अब चलते हैं ये शब्द आया कहां से। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, जिसका वैश्वीकरण का इंग्लिश होता है ग्लोबलाइजेशन, वो एक उसका मूल शब्द है ग्लोब, ग्लोब शब्द से निकला है। और ग्लोब का मतलब होता है धरती, पूरी की पूरी धरती। और ग्लोब का जो एडजेक्टिव होता है वो ग्लोबल होता है। और ग्लोबल और उसका अर्थ क्या होता है? पूरे विश्व को समाहित करने वाला। ग्लोबल का मतलब पूरा सांसारिक, संसार के सारे हर चीज को समाहित कर देता है अपने आप को, वही ग्लोबल है। और ग्लोबल से बना हुआ वर्ब जो ग्लोबलाइज है, और ग्लोबलाइज वर्ब को जब नाउन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को व्यक्त करने वाला जो शब्द है वही है ग्लोबलाइजेशन, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व को समाहित करने वाली एक प्रक्रिया है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे विश्व को समाहित कर लेती है, और इसका पर्यायवाची भूमंडलीकरण भी है। और एक संस्कृत में एक देखा जाए, अगर इसका समास का विग्रह किया जाए वैश्वीकरण का, तो अविश्वम विश्वम यथा स्यात् तथा इति वैश्वीकरण, मतलब जो विश्व नहीं है उसको विश्व में शामिल कर देना ही वैश्वीकरण है। यानी कि कुछ दुनिया के ऐसे पिछड़े इलाके जो सब कुछ से दूर है, उसको आप पूरे विश्व में समाहित कर दीजिएगा, सब कुछ से कनेक्टेड कर दीजिएगा, संचार क्रांति ला दीजिएगा, टेक्नोलॉजी ला दीजिएगा, रोड के माध्यम से जोड़ दीजिएगा, नदियों से जोड़ दीजिएगा, तो आपस में जब कनेक्ट हो गया तो ये वैश्वीकरण हो गया। और वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक जटिल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रिया है ये। मतलब कि सिर्फ पैसे का प्रवाह नहीं है ये, मतलब पूंजी का प्रवाह है, वस्तु का प्रवाह है, लोगों का प्रवाह है, श्रम का प्रवाह है, विचारों का आदान प्रदान है, ये सब मिलाकर वैश्वीकरण कहलाता है। और इसका एक झलक भी हम आपको दे सकते हैं। आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि क्लास 10 में भी एक चैप्टर है भूमंडलीकरण। उसमें यह बताया गया था कि पहले रेशम मार्ग हुआ था, चाइना से रेशम मार्ग जाता था, मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था। उसके बाद दो रास्ता होता था रेशम मार्ग का, एक समुद्री मार्ग होता था, एक जमीनी मार्ग होता था। जमीनी मार्ग तरफ यूरोप से चला जाता था, समुद्री मार्ग से भारत की ओर उत्तरापथ था एक, भारत की ओर से जाते 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 अफ्रीका तक टच करता था। और ये समुद्री मार्ग और ये रेशम मार्ग जो था, यही मार्ग जो है एक दूसरे को कनेक्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें वस्तुओं का बहुत ज्यादा आदान प्रदान होता था। उसमें चीनी, मिट्टी के बर्तन, सुगंधित पदार्थ, मसाले आदि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और उसके बाद फिर ये वैश्वीकरण का ही जादू है कि आज पूरा दुनिया में रेशम मार्ग के कारण ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। यानी कि क्या, विचारों का जब आदान प्रदान हुआ तो पूरी दुनिया में जो है, अभी देखिए बुद्ध भगवान का कितना ज्यादा पूजा होता है। अगर ये वैश्वीकरण नहीं होता तो जहां बुद्ध जी का जन्म हुआ था बस वहीं तक रह जाता। आज म्यांमार, थाईलैंड, चाइना पूरा बुद्ध का भक्त है, भगवान बुद्ध का। तो यही है रेशम मार्ग। और ये जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान है, ये सबको एक दूसरे के टच में रहना सिखाया कि वहां इसका उत्पादन होता है और वहां से यहां आया, यहां से वहां गया। आप जानते होंगे आम भारत का फल था और वो अब हर जगह उसको पसंद किया जाता है। अमेरिका का जब खोज किया था कोलंबस 1492 ईस्वी में, तो अमेरिका से जब यूरोप जा रहा था तो अपने साथ आलू ले गया। ये सब क्या है? वस्तुओं का प्रवाह है। आलू ले गया तो यूरोप में जब आलू देखा लोग तो एकदम सरप्राइज हो गया कि इतना अच्छा सब्जी से हम लोग दूर थे और आलू वहां पे बहुत ही बड़ा मतलब कि वहां पे क्रांति कर दिया और सब लोग का जीवन अच्छा हो गया। यानी कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? और वहीं से ये सब एक झलक है कि प्राचीन समय से ही ग्लोबलाइजेशन का एक पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था। और वो था कि वस्तुओं का प्रवाह, मैंने अभी आप लोग को उदाहरण से दिखाया। और वस्तु का प्रवाह कैसे होगा? तो आदमी के साथ। और वस्तु का प्रवाह जब आदमी के साथ होगा तो पूंजी का प्रवाह अपने आप हो जाएगा। वहां बिक्री होगा तो पूंजी का प्रवाह हो गया। तो ये है वैश्वीकरण। अब चलते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा कुछ। रॉबर्टसन ने कहा
कि दुनिया का दबाव और दुनिया की चेतना, इस दोनों का जो फास्टनेस है, तीव्रीकरण है, इसको संयुक्त रूप से संबंध कर दिया जाए तो ये वैश्वीकरण है। मतलब कि चेतना आ जाए और दुनिया पर दबाव डाले कि जल्दी जल्दी आप करिए काम। और पहले देखिए ना, पहले हम लोगों के पास समय ही समय होता था, गांव जाते थे, बैलगाड़ी का इंतजार करते थे, 5 घंटे का समय होता था 5 किलोमीटर के लिए, मतलब समय ही समय था। अब समय नहीं है, दबाव है दुनिया का और चेतना जो आई है, दोनों का संबंध, ये संबंध ही दिखाता है वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। अब आगे चलते हैं। एंथनी गिडेंस ये कहते हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्रों को इस प्रकार से जोड़ता है जैसे स्थानीय गतिविधि तथा बहुत अधिक किलोमीटर की दूर की घटनाओं को एक दूसरे का स्वरूप प्रदान किया जा सके। यानी कि मान लीजिए कि अमेरिका में किसानों ने कुछ आविष्कार किया ऐसा कि जिससे कि अपने आप हल जोता जाएगा मशीन से, तो उसको अब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख के भारत में भी उसी को फॉलो करके अपने आप करिए। मतलब कि हजारों किलोमीटर दूर कुछ आविष्कार हुआ, उसको अपने देश में आप उसको देख के फॉलो करके अपने आप भी मशीन से हल जोता जा रहा है। आजकल देखिए जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में है वो भी भारत में भी है, बस भारत में हर जगह नहीं पहुंचा है। बस वही है कि पूंजी का प्रवाह हुआ और वस्तु का प्रवाह हो गया, यही है वैश्वीकरण। तो अब चलते हैं थॉमस फ्राइडमैन के अनुसार। थॉमस फ्राइडमैन ने कहा कि वैश्वीकरण वास्तव में बाजार, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी का एकीकरण है। मतलब बाजार जब होगा तभी तो आप सामान खरीदेंगे, इकोनॉमिक पैसा जब लगेगा तभी, और प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री का जब आविष्कार किया जाएगा, ये सब संयुक्त रूप से अगर एकीकरण कर दिया जाए तो ये भूमंडलीकरण है, ये ग्लोबलाइजेशन है। अब आगे चलते हैं। इंडा और रोसाल्डो ने कहा, इंडा और रोसाल्डो के अनुसार कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से विश्व अत्यधिक अंतर संबंधित हो रहा है और यही है ग्लोबलाइजेशन। अब चलते हैं ग्लोबलाइजेशन का अवधारणा क्या है। अभी जस्ट मैंने बताया कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विचार का आदान प्रदान, पूंजी का आदान प्रदान, वस्तु और लोगों का जो प्रवाह है, यही है वैश्वीकरण। और इसका बहुत ज्यादा इसका बड़ा एरिया है। इसमें इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं इसमें। और वैश्वीकरण की आवश्यकता हमेशा सकारात्मक नहीं होती, इसके लिए लोगों को नकारात्मक परिणाम भी भुगतने को मिलता है। जैसे अभी जस्ट मैंने उदाहरण दिया था कोरोना का। कोरोना वैश्वीकरण के कारण ही पूरी दुनिया में फैला। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो सिर्फ जहां से शुरू हुआ उसी देश में खत्म हो जाता और हम लोग अभी बचे रहते। तो कुछ सकारात्मक पहलू भी है इसके, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। और एक अवधारणा के अनुसार वैश्वीकरण मौलिक रूप से प्रवाह से संबंधित है। बस इसका जो बेसिक है वो प्रवाह है। अगर प्रवाह नहीं हो तो वैश्वीकरण कभी हो ही नहीं सकता है। और देखिए पूंजी का प्रवाह में अभी आप जानते होंगे पूरी दुनिया के लगभग आधे देश डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इंडियन रुपीज, मतलब कि पूरा पूंजी का जब तक प्रवाह नहीं होगा तो वस्तुओं का प्रवाह होना मुश्किल है। अब इसका कारण क्या है? वैश्वीकरण के कुछ कारण पर ध्यान देते हैं। वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख कारण सबसे पहले नंबर पर आता है प्रौद्योगिकी। जब तक इंडस्ट्री नहीं होगा तब तक वस्तु का आविष्कार, उसका बनाया नहीं जा सकता, निर्माण नहीं हो सकता है। उसके बाद तकनीकी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक दुनिया एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता है। उसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की क्षमता को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, पूरे विश्व जो आपस में जुड़ गया है वो भी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर विश्व आपस में नहीं जुड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरा ये ग्लोबलाइजेशन को बल मिल जाए। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बेसिक है कि कनेक्टेड होइए हर जगह से। आप अमेरिका में क्या हो रहा है यहां देख लीजिए, वहां क्या हो रहा है यहां देख लीजिए, और उसको अपने देश में फॉलो करिए। याद आता है कि एक मूवी बनी थी स्वदेश, उसमें शाहरुख खान थे, नासा का वो वैज्ञानिक थे, और जब अपने भारत, अपने गांव आए अपने दाई मां से मिलने, तो देखे कि यहां बिजली नहीं है। और बिजली जब नहीं थी तो नासा में जो अपना काम कर रहे थे उसमें कोशिश की कि यहां पे पानी को जमा करके और उसको ऊपर से गिराकर और टरबाइन घुमा के किसी तरह से बिजली पैदा किया जाए, और उसने ऐसा कर दिया। यानी कि नासा का वैज्ञानिक था, उसका दिमाग, अपना दिमाग से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस भारत के एक छोटे से गांव में बिजली पैदा कर दिया। ये क्या था? ये था टेक्नोलॉजी का प्रवाह। उसने अपने उस देश से टेक्नोलॉजी सीखा और इस देश में अपनाया। तो ये है टेक्नोलॉजी का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, और यही है ग्लोबलाइजेशन का पृष्ठभूमि। इसी से ग्लोबलाइजेशन तैयार हुआ। अब वैश्वीकरण का परिणाम देख लीजिए कुछ। इसके कुछ परिणाम है। राजनीतिक परिणाम,
वैश्वीकरण का परिणाम स्वरूप यह है, राजनीतिक परिणाम यह है कि राज्य की क्षमता का क्षरण हो रहा है। राज्य की क्षमता जितनी होनी थी, सरकार की क्षमता जितनी होनी चाहिए थी, उसके लिए वो कम हो जा रही है। जैसे पहले कि सारा का सारा जो है पूरा जनता सरकार पर निर्भर था। अब जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई है, तब से सरकार का दबाव कम हो गया है लोगों पर से। मुझे याद है, आज से मेरे पापा कहते हैं कि हम लोग जब मैट्रिक पास करते थे, हम लोग से और 10-20 साल पहले, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उसके जस्ट बाद जब मैट्रिक पास करता था आदमी, तो सरकार तुरंत उनको नोटिस भेजते थे कि देखिए आप मैट्रिक पास है, चलिए आप जॉब करने। तब भी आदमी जॉब नहीं करता था, मतलब फ्री में जॉब बट रहा था। मैट्रिक पास तो जॉब आपके लिए इंतजार कर रहा है। और वो क्यों नहीं, तब भी वो जॉब क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो कहता था कि हम खेती करते हैं, अपना मालिक खुद है, हम नौकर बनने जाएंगे। लेकिन अब जो है, अब दुनिया इतना ज्यादा जुड़ चुका है कि सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतने ज्यादा आ चुकी है कि सरकार का दबाव अपने कम हो गया, लोग जागरूक हो गए हैं, सरकार का दबाव कम हो गया है लोगों पर से। अब ज्यादा जागरूक करने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप जागरूक है। इसलिए सरकार का जो क्षमता था, उस क्षमता को कम कर दिया है। ये काम करने का जो दायरा था सरकार का, उस दायरा को भी घटा दिया है ग्लोबलाइजेशन। अगला, और यह राज्य को जो कानून व्यवस्था के रखरखाव में अपने नागरिकों की सहायता करता है, उसके लिए भी ये बहुत सारा रास्ता दिखाता है। आप देखे होंगे मूवी सब में कि पहले के जमाने में जब आप कुछ चोरी करके भाग जाते थे तो पुलिस आपको नहीं पकड़ती थी। और हमारे देश के बगल में नेपाल है, मतलब कि बॉर्डर पे आप किसी तरह से नेपाल एंटर कर गए तो आप बच गए। लेकिन आज देखिए, आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है कि सबका एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड के माध्यम से आप बच ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर आप मोबाइल ले जाएंगे तो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा लग गया है कि आप कहां जा रहे हैं वो एकदम दिख रहा है पुलिस को मोबाइल के माध्यम से कि ये व्यक्ति अभी यहां है, अभी यहां है। मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही रास्ता देता है कि कानून के तरह से जो सुरक्षा करते हैं अपना नागरिक का, इसमें बहुत सारा रास्ता सुझाता है ये ग्लोबलाइजेशन। आगे, राज्य का जो बाजार है वो राज्य का आर्थिक और सामाजिक निर्धारक हो जाता है। राज्य में जो मार्केटिंग सिस्टम वही है पूरा समाज का निर्धारक है, आर्थिक और बाजार का निर्धारक। उसके बाद वैश्वीकरण हमेशा राज्य की क्षमता को कम नहीं करता है और उसको दूसरे व्यू से उसकी क्षमता को बढ़ाता है। और राज्य की प्रधानता को राजनीतिक समुदाय के आधार पर कोई चुनौती भी प्राप्त नहीं होती है। यह सब राजनीतिक परिणाम है। उसके बाद अब आर्थिक परिणाम चलते हैं। आर्थिक परिणाम को समझने के लिए जरूरी है कि पूरे वैश्वीकरण में जो आर्थिक परिणाम है उसमें आईएमएफ भी भूमिका निभाता है, डब्ल्यूटीओ भी भूमिका निभाता है, क्योंकि विश्व स्तर की संस्थाएं हैं। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये सब भी उसमें भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व के स्तर पर इंटरकनेक्टेड होना। तो इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच तेज आर्थिक प्रवाह शामिल होता है। और तेज आर्थिक प्रवाह कैसे होता है आप लोग देखे होंगे, ये लोग संगठन बनाते हैं, G7, G8, G20। G7 और G8 क्या है? G8 दुनिया के विकसित देशों का एक संगठन है जो हर दृष्टि से सोचता है कैसे विकसित और हो जाए, कौन कौन सा एरिया में विकास किया जाए। और G20 जब से बना तो G20 विकासशील देशों का भी समूह हो गया, उसमें विकसित और विकासशील दोनों देशों का मिश्रण हो गया G20। और वो सब मिलकर सोचते हैं कि कैसे हम अपने देश का विकास करें और कैसे कैसे किस किस एरिया में उन सारे देशों का विकास करें। तो ये है उसका कि G20 सब इसे बन रहा है। और क्यों बन रहा है? क्योंकि विभिन्न देशों के बीच तेज आर्थिक प्रवाह को शामिल करने के लिए। इसमें कुछ स्वैच्छिक भी होते हैं और कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थान और शक्तिशाली देशों द्वारा करने के लिए मजबूर है वो। और दुनिया भर के वस्तुओं के अधिक से अधिक व्यापार को भी शामिल किया गया है। जब तक अभी देख लीजिए, ऐसा माना जाता है कि चाइना जो है पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चाइना का माल पूरी दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। अगर चाइना भारत को 70% सामान बेचता है तो भारत चाइना को सिर्फ 20% सामान बेच पाता है। तो ये क्या है? अधिक से अधिक व्यापार को शामिल कर दिया गया है। और यही है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्योंकि इसमें एक देश से दूसरे देश के आयात के प्रतिबंध को कम कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था। याद करिए, ब्रिटेन जो है कॉर्न लॉ लगाया था एक समय में। कॉर्न लॉ मतलब कि मक्का को के आयात पे जो है प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन उस समय सरकार ने ऐसा किया, लेकिन अब चाहकर भी सरकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो इंटरकनेक्शन जो होता है पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। अगर वो उसका रोकेगा तो वो भी उसका रुक जाएगा। इस तरह से दोनों बहुत ज्यादा क्षति हो जाएगी, हर दृष्टि से क्षति होने वाला हो जाएगा। इसीलिए उसके आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब ऐसा नहीं हो सकता है, उसको कम कर दिया गया है। और पूरे विश्व में जो है कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब कि यहां पे कहा जा रहा है कि कहीं कहीं उसका नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलता है।
तो कुछ ऐसा सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार होना चाहिए जिससे कि उसका दुष्प्रभाव से, वैश्वीकरण का जो दुष्प्रभाव है उससे बचाया जाना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं जिससे कि वैश्वीकरण का जो दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव है उससे बचा जा सके। और ऐसा आर्थिक वैश्वीकरण से क्या होता है, विभिन्न देशों की समृद्धि भी बढ़ेगी और खुलेपन से ज्यादा आबादी के मध्य खुशहाली भी आएगी। और मध्यम मार्गी कौन होते हैं? मध्यम मार्गी मतलब न तो हमको वैश्वीकरण चाहिए और न उसके अगेंस्ट में जाएंगे, मतलब जो मिल रहा है उसमें खुश। तो वो कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो चुनौतियां आ रही है उसका सामना हमें बड़ी हिम्मत से करना चाहिए। मतलब किसी ना किसी तरह से वैश्वीकरण के बिना अब काम चल ही नहीं सकता है। अब सांस्कृतिक परिणाम में देखते हैं कुछ। सांस्कृतिक परिणाम क्या है? संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है आपका जो क्षेत्र में रहन सहन, कला, भाषा, डांस, नृत्य, पहनावा, बोली चाली, जितना सारा कुछ है सब कुछ मिला के संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो वैश्वीकरण का असर यह होता है कि संस्कृति पर भी बुरा असर भी होता है और अच्छा असर भी होता है। वैश्वीकरण के परिणाम हमारी संस्कृति पर इसलिए देखे जा सकते हैं कि राजनीतिक और अर्थव्यवस्था ही नहीं, इसमें हमारी संस्कृति को भी प्रभावित किया जाता है। ये दो तो हम देख लिए परिणाम, राजनीतिक परिणाम और आर्थिक परिणाम। अब सांस्कृतिक परिणाम में यह है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण जो है विश्व की संस्कृति पर एक खतरा बना हुआ है, और क्योंकि एक समान संस्कृति के उदय पर ज्यादा बल देता है। ये इसका उदाहरण आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारी चीजें, ये वैश्वीकरण के कारण भारत की बहुत सारी संस्कृतियां दूर हो गई भारत से, और जो भारत के लिए बहुत ही दुख का विषय है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर संस्कृति को आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं अपने भारत की संस्कृति को, तो आपका भारत जो है बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो सकता है। जैसे कि रोम खत्म हो गया, यूनान खत्म हो गया, मिस्र खत्म हो गया। यानी कि रोम जैसा बना था जो संस्कृति के साथ, वो संस्कृति बिल्कुल नहीं है अब उसमें। कहा भी जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति अभी भी जिंदा है। आप देख लीजिए, इसका सबूत देते हैं हम आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का जब पता चला, उसमें जब देखा गया कि बैल का पूजा होता था, विष्णु का पूजा होता था, शिव का पूजा होता था, पत्थर का पूजा, हर चीज का पूजा होता था, वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन रोम जब बना था तो रोम में जो संस्कृति था वो बिल्कुल ही खत्म होकर पूरा नया रोम बना हुआ है अभी। इसीलिए भारत की संस्कृति अभी भी बची हुई है, क्योंकि यहां पे धार्मिक बहुत ज्यादा उन्नति हुआ है। धार्मिक उन्नति के कारण सब उसको सहेज के रखा हुआ है। और सांस्कृतिक, अब देखिए खतरा क्या हो रहा है भारत में भी। भारत में और क्या है, अभी मैंने बताया था कि संस्कृति का मतलब भाषा भी होता है, पहनावा भी होता है, रंग रूप वेशभूषा सब कुछ होता है। तो वेशभूषा भी चेंज हो रहा है। अब देखिए भारत में जब से अंग्रेज आए तब से हम लोगों का जो परिधान हो गया वो पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन वाला हो गया। इससे पहले हमारे भारत में कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता पहना जाता था। आज देखिए बदल गया। और वही नहीं, पूरा का पूरा पहनावा चेंज हो गया। क्यों? वैश्वीकरण के कारण। और यही नहीं, उस वैश्वीकरण के कारण अपनी संस्कृति को इतना ज्यादा खत्म कर दे रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जितना ज्यादा लड़कियां जितना ज्यादा छोटा कपड़ा पहनेगी वो उसके लिए उतना एडवांसमेंट कहा जाता है। ये क्या है? भारत की संस्कृति से दूर होकर वेस्टर्नाइजेशन अपना रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। इसीलिए यहां पे कह रहा है कि खतरा बना हुआ है। और ये खतरा इसलिए बना हुआ है कि विश्व की जो वेस्टर्नाइजेशन संस्कृति है, कल्चर है, वो चाहता है कि मेरे जैसा पूरा दुनिया का हो जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि सांस्कृतिक समरूपीकरण को बढ़ावा देता है कि एक जैसा बोली हो, एक जैसा हो। इसीलिए ब्रिटेन के लोग आए थे तो हमारे देश में देखा कि अरे भारत तो सोने की चिड़िया है और यहाँ के लोगों में एकता है। क्यों है? जब इसके रूट में गया तो देखा कि अरे यहाँ पे एक संस्कृत नाम की एक ऐसी भाषा है जो सबको जोड़े हुए है। संस्कृत में ही वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण सब में, और वो सब पढ़ते थे सब लोग संस्कृत ही बोलते थे। इस कारण से इतना ज्यादा बहुत ही जबरदस्त एकता था, उसको तोड़ना मुश्किल था। तब ब्रिटेन ने कुछ ऐसा काम किया कि उसको हीन भावना से ग्रसित कर दिया कि संस्कृत बेकार है, और अंग्रेजी थोपा गया और धीरे धीरे संस्कृत लुप्त हो रही है। और आज देखिए कि कितने सारे राज्य ऐसे हैं जो मैट्रिक में संस्कृत चलाते हैं। कुछ राज्य को छोड़कर बिहार, यूपी और कुछ एक दो राज्य होंगे जो संस्कृत को मैट्रिक में रखे हैं। सीबीएसई बोर्ड तो बिल्कुल खत्म कर दिया, जो कि भारत का गौरव था। संस्कृत में ही वेद है, पुराण है, गीता है, उपनिषद है। और आज और देखिए
ये वैश्वीकरण का जादू ये देखिए कि ब्रिटेन जो कि ये जो बहुत सारे विकसित देश ये समझ गए कि जहां जहां जो अच्छा चीज है उसको अपनाइए। और अभी ब्रिटेन के बहुत सारे स्कूल में, अमेरिका के बहुत सारे स्कूल में 5th क्लास में जो असेंबली होता है, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में, उस असेंबली में वेद का गायन होता है। और अभी हाल फिलहाल एक न्यूज के अनुसार नासा ने यह साबित कर दिया कि इस प्लैनेट पे, पूरे धरती ग्रह पे सबसे अच्छी भाषा है कोई तो है संस्कृत। और वो संस्कृत को भारत के लोग हीन भाव करते हैं कि संस्कृत बेकार है, अब अंग्रेजी बोलो। बच्चा जब जन्म लेता है तो मां कहती है कि हिंदी साफ बाद में समझेगा, पहले अंग्रेजी बोल दे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्यों हुआ? ये यही ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। और समझ में आ रहा है कि सांस्कृतिक परिणाम में ये विश्व की संस्कृति पर बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है। संस्कृति ही नष्ट हो जा रहा है, समूल नष्ट हो जाता है संस्कृति। और इसे सकारात्मक प्रभाव के बारे में क्या देखते हैं? इसका सकारात्मक प्रभाव यह है कि हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है, किसको अपनाए किसको नहीं अपनाए हम अपनी मर्जी से अपना सकते हैं। यह सकारात्मक पहलू है। और लेकिन नकारात्मक प्रभाव में वही है कि कई देश अपनी संस्कृति को बिल्कुल छोड़कर दूसरे देश की संस्कृति को अपना लेता है। यह नकारात्मक पहलू है। और जबकि सांस्कृतिक समरूपता जो है वैश्वीकरण का एक ऐसा पहलू है जो कि विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है, और इसी को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। उसके बाद चलते हैं भारत के पास, भारत और वैश्वीकरण चलते हैं कि भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है। भारत में भी जो है पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों के आंदोलन से संबंधित प्रवाह जो है भारतीय इतिहास में कई शताब्दियों से चलता आ रहा है। वही रेशम मार्ग याद करिए, भारत में भी एक मार्ग था उत्तरापथ। उत्तरापथ जो चाइना से जाता था एक मार्ग, उत्तरापथ से होकर जाता था, यानी कि इंटरकनेक्टेड शुरू से हो रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चला। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान देखिए, आप जानते होंगे कि भारत से ही कच्चा माल उठाता था, उसको तैयार करता था और भारत में ही पक्का माल बेचता था ब्रिटेन। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने का कोशिश किया और यह फैसला किया कि दूसरे देश के निर्यात की अनुमति भी नहीं होगी। कोशिश किया कि पहले निर्यात को बंद किया जाए। उसके बाद हमने उत्पादकों को बढ़ावा दिया और हमारे उत्पादक चीजों को बनाना सिखाया गया, और इसी चीज को संरक्षणवाद कहा जाता है। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम शुरू किया और इसमें व्यापार और विदेशी निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आ रही बाधाओं को हटाने का मांग किया। और इसके बहुत सारे, अभी जस्ट मैंने बताया था कि प्रतिरोध भी हुआ है बहुत सारा, कि आंदोलन से होता है, बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ये बंद करिए, लेकिन ये बंद होने वाला तो अब है नहीं, क्योंकि अब क्रांति आ चुकी है। ग्लोबलाइजेशन एक क्रांति के रूप में आ चुका है और इसका कुछ वामपंथी है, कुछ दक्षिणपंथी है, सब सांस्कृतिक परिणाम जो है उसके कारण सब उसका आंदोलन कर रहा है कि संस्कृति नष्ट हो जा रही है। अब चलते हैं इसके लिए एक विरोध में एक नव उदारवादी वैश्वीकरण चला। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध के लिए बनाया गया एक विश्वव्यापी मंच आया, उसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। इसकी स्थापना जून 2001 में हुई। इसका मुख्यालय ब्राजील का पोर्टो एल्गेरे में है। और ये क्या है? नव उदारवादी वैश्वीकरण। अभी जो उदारवादी वैश्वीकरण, नया वैश्वीकरण जो आ रहा है, इसके विरोध के लिए एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका जो है संस्था स्थापना किया गया है। इसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता आते हैं, पर्यावरणवादी आते हैं, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता इत्यादि सम्मिलित है। और इसका पहला बैठक भी वही हुआ था जहां इसका स्थापना हुआ था। और 2004 में चौथी बैठक मुंबई में हुई और इसके अब तक कुल 15 बैठक हो चुकी है। 15वीं बैठक 2016 में कनाडा का मॉन्ट्रियल में हुआ था। यानी कि विरोध स्वरूप जो एक संस्था बना है, ये संस्था उसी का नाम है WSF। और भारत में भी बहुत सारा प्रतिरोध हुआ विभिन्न हिस्सों में। वामपंथियों की तरफ से राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन सोशल फोरम का निर्माण हुआ। उसको देख देख के इंडियन सोशल फोरम का निर्माण किया गया कि देखिए बचाइए अपनी संस्कृति को। उसके बाद वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणी पंथी खेमे में हुआ, मतलब दोनों वामपंथी भी दक्षिण दोनों उसका विरोध किया है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है, प्राचीन है। पहले भी पाश्चात्य पूंजीवाद का उपनिवेशवाद में देखा जा सकता था। ये जो ब्रिटेन जो पूरी दुनिया पर शासन किया तो एक उपनिवेशवाद बनाया, और ब्रिटेन कहीं ना कहीं अपने फायदा के लिए ट्रेन का आविष्कार किया था, ट्रेन का जो स्थापना किया था यहाँ पे मुंबई से थाने के बीच 1853 में, वो अपने फायदा के लिए किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, वो इंटरलिंक करना शुरू कर दिया था वो। उसके बाद रेशम मार्ग फेमस था, चाइना, फारस, यूरोप, अरब देश के साथ जुड़ता था रेशम मार्ग।
और वस्तुओं का आदान प्रदान में मुझे एक याद आता है कि आप जो पास्ता खाते हैं वो सबसे पहले अरब यात्री इटली ले गया था। पास्ता खाते हैं वो आलू ले गया था, कोलंबस ले गया था। तो एक एक वस्तुओं का प्रवाह हुआ और यही है वैश्वीकरण का जादू चल पड़ा एक तरह से। और विभिन्न धर्म भी रेशम मार्ग से चले थे। इस्लाम, बौद्ध, हिंदू का यूरोप और अफ्रीका में जो प्रचार हुआ वो रेशम मार्ग से ही हुआ था। और इसमें उपनिवेशों द्वारा प्रचलित संस्कृति, भाषा, दर्शन सब अपने देश में पहुंचाया गया, जिससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। भारतीय सूती वस्त्र तो पूरा दुनिया में विख्यात था। भारतीय सूती वस्त्र, उसके बाद चीन के मार्ग से रेशम जो जाता था। और प्राचीन समय से ये जो इंटरकनेक्शन का जो दौर चल पड़ा, ये कहीं ना कहीं उसका जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। और हाल के दिनों में ऐसा कहा जाता है कि वैश्वीकरण का पर्याय बन चुका है वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण ही ये ग्लोबलाइजेशन है। मतलब हाल के दिनों में ऐसा हो रहा है, अंधानुकरण ऐसा किया जा रहा है कि हर चीज उसी का करेंगे। देख लीजिए, आप सामान भी जब खरीदते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो जाता है आपको, तो विदेशी ब्रांड खरीदेंगे, वुडलैंड खरीदेंगे जूता में, तो नाइक खरीदेंगे जूता में, तो हर चीज, मतलब कि हर चीज का ब्रांड जो है विदेशी, वो क्या है, वस्तुओं का मतलब अंधानुकरण हो रहा है। पीटर इंग्लैंड का जींस खरीदेंगे, मतलब हर चीज अपना भारत का नहीं पसंद आएगा, विदेश का पसंद आएगा। और क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा हावी हो चुका है एक तरह से। और यही है वस्तुओं का जो प्रवाह हो गया है, मतलब कि पश्चिमीकरण के रूप में, जो पर्याय के रूप में देखा जाता है, यही है कि वैश्वीकरण को पश्चिमीकरण का पर्यायवाची मान लिया गया है। और वर्तमान में सूचना क्रांति का प्रसार और देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आ गई है, इसका जो है स्थापना और पश्चिम की प्रभाविता से संचालित अंतरराष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही वैश्वीकरण का प्रक्रिया पश्चिम से ही निर्गत होती हुई प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि वहीं से वैश्वीकरण शुरुआत हुआ है उसका। और पश्चिमी संस्कृति व जीवन की शैली को लेकर बहुत ज्यादा स्वीकृति मिलता है इसको, कि जैसा जीवन शैली है उसको हम लिए अपनाए। और इस तरह से दुनिया के अन्य देशों में उसका प्रसार हुआ। और इस तरह से यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण के कई घटकों में से यह एक है कि उल्लेखनीय है कि पश्चिमीकरण जो है, वैश्वीकरण पश्चिमीकरण की अपेक्षा एक नई घटना तो है, लेकिन प्रायः उसका आजकल पर्यायवाची शब्द दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको समझाया गया कि क्या है ग्लोबलाइजेशन, क्या है इसका सकारात्मक असर, क्या है इसका नकारात्मक असर, क्या होता है राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर के साथ 12 क्लास का भी ये क्लास खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।